नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 बजने को हैं और बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरों की। दिल्ली में आज एमपी छत्तीसगढ़ के साथ 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षकों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा और तैयारियों पर मंथन हुआ और क्या कुछ हुआ बैठक में ये आपको बताएंगे। इसके अलावा चुनावों में मुफ्त उपहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने किन किन सरकारों को नोटिस जारी किया है और क्या कुछ कहा है यह भी आपको बताएंगे। वहीं एमपी कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच कल सीईसी की बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है यह भी जानेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने नगरनार स्टील प्लांट का मुद्दा उठाया है। क्या है इसके राजनीतिक मायने ये भी समझेंगे। साथ ही आज 6 बजे छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात चुनाव आयोग की बड़ी बैठक की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 1 तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संभव है। चुनावों में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग और केंद्र से लेकर एमपी सरकार तक को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है पहली लिस्ट। तो दिल्ली में 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें चुनावी राज्यों के पर्यवेक्षक शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा संबंधी जरूरतें और चुनौतियों को लेकर मंथन हुआ। वहीं चुनाव आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम को लेकर ऐलान कर सकता है। तो वहीं चुनावों में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार को पक्षकार बनाने को कहा। याचिकाकर्ता ने एमपी के सीएम ऑफिस को भी पक्षकार बनाया है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि बीएल जैन साहब हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। क्या है याचिका में बात करते हैं। जैन साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं उसको लेकर आप बहुत चिंतित थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल सहमति जताई और ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी चुनावों में ऐसी चीजें हो रही हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में लगभग 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से, जबकि उनको इस प्रकार की घोषणाएं करने का संवैधानिक किसी प्रकार से अधिकार है ही नहीं। इस प्रकार की असंवैधानिक घोषणाएं करने से हालात यह हो गए मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश शासन का 2023-24 का बजट 314,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश को आज की तारीख में देनदारी में लगभग 400 लाख करोड़ रुपए देना है। तो हालात ये है कि 82% पैसा तो इनका एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च होता है, 18% पैसे में ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम करते हैं और ये कर्ज कहां से चुकाएंगे, इस बात का जवाब किसी पॉलिटिकल। राजस्थान के लिए क्या है? राजस्थान में भी इसी प्रकार से घोषणाएं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर लोग किसी भी पार्टी के हों। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणा करते हैं और राजस्थान सरकार कर्जे में है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने इंटरेस्ट के लिए पब्लिक की इस प्रकार की घोषणाएं करके एक करदाता के नाते हमारे फंड का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं इस पर रोक लगाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और 4 सप्ताह का नोटिस इनको जवाब देने के लिए दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय न्यायालय के माध्यम से जिस प्रकार से ये पब्लिक फंड का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार,
राजस्थान सरकार को भी नोटिस दिया है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार की। क्या है इस नोटिस में और किन किन बिंदुओं को रखा गया है इस नोटिस में, क्या किन बातों का जिक्र है इस नोटिस में? शैलेंद्र। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है ये बताया जा रहा है उसमें बड़ा ही साफ है कि अभी नोटिस में जो फ्री बीज की योजनाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे या केंद्र सरकार को नोटिस देकर और मध्य प्रदेश सरकार को जो अभी हमने यहाँ पर जब बात की शासन से, तो अभी उन्होंने कहा कि हमने नोटिस की पूरी प्रति या हमारे पास नहीं आई है। हमने यहाँ पर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है उनसे भी बात की, प्रशासनिक अमले से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने उस नोटिस को पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जानकारी मिली है कि जो योजनाओं जो घोषणा की जाती है उन बातों को लेकर कि जो अचानक से कह दिया जाता है कि हम आपको ये बड़ी सुविधा देंगे, बिजली का बिल मुफ्त कर देंगे, राशन मुफ्त, इस तरह की योजनाओं को लेकर कोई बात आती है तो वो नोटिस में जिक्र है। लेकिन अभी नोटिस की कॉपी इन किसी हाथ में आई नहीं, तो प्रशासनिक अमले का यही कहना है कि जब हम नोटिस को पढ़ेंगे उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला थे, हमने उनसे बात की कि भाजपा का स्टैंड क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कोई योजना हो, पीएम आवास योजना हो, कोई ऐसी योजना हो जिससे कि गरीबों को फायदा मिले, तो वो किसी भी तरह से फ्री बीज में नहीं है, वो रेवड़ी कल्चर में नहीं आती है। हाँ, लेकिन प्रेम शुक्ला ने साथ में ये भी जोड़ा है कि निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन बनाता है, कोई दिशा निर्धारित करता है और दूसरे सभी राज्यों में भी इसको, न केवल मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को एक दिशा में पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए कि कोई भी रेवड़ी कल्चर या कोई ऐसी घोषणा जो मुफ्त में दे दी जाए वो बंद होना चाहिए। तो इस तरह की बात अभी तक सामने आई है और अभी अलग अलग जो नोटिस की व्याख्या करना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जब पहले भी बात आई थी तो ये कह चुका है कि चुनाव के पहले किसी तरह के वादे अगर कोई सरकार करती है तो उनको रोका नहीं जा सकता है। तो अभी नोटिस के बाद क्या होगा, ये सारी प्रक्रिया अब देखने में आएगी कि सरकार क्या जवाब देती है और उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना शुरू हुई है जिसमें 1250 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार पर कि ये रेवड़ी कल्चर है और रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि कांग्रेस ने भी यहाँ पर घोषणा की कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम 1500 रुपए महीना कर देंगे। तो रेवड़ी कल्चर वाला जो पूरा सवाल है वो सारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर या उनके निर्देश पर निर्भर है कि कैसे रोक लगेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा कि सवाल इस बात को लेकर भी है कि सरकारें कर्ज में हैं, पहले से ही सरकारों ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है और लगातार घोषणाएं सरकारें कर रही हैं, क्या सवाल इस बात को लेकर भी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित ये सवाल उठता है बार बार कि कोई सी भी सरकार हो, भले ही मध्य प्रदेश सरकार हो, वो भी कहीं ना कहीं बार बार कर्ज उठा रही है, हर महीने कुछ ना कुछ कर्ज उठाती है। तो ये बात उठ रही है कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जो कोर्ट है उसने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को भी, एमपी सरकार को भी और राजस्थान सरकार को भी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में कल सीईसी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होनी है। 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांकेर में नगरीय निकाय पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रियंका गांधी शामिल हुई। मंच से प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच गिनाई। वहीं यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ जिस तेजी से देश और दुनिया में विकास की राह पर चल पड़ा है उसे दूसरे राज्यों को भी सीखने की उससे जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, हमारी सरकार का मकसद है जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। भूपेश बघेल ने नगर नार स्टील प्लांट का भी मुद्दा उठाया और इसे लेकर बीजेपी को घेरा भी। जिला प्रशासन की ओर से आज बस्तर एक अंतरराष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का। ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है।
और इसमें विजन देखिए, ये बात देखिए कि ये बहुत आधुनिक चीज है एक तरह से, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? यहाँ बस्तर में है। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती यहाँ पे किसानों की आय बढ़ा रही है। बस्तर एक पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ देश भर से लोग आते हैं आपकी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बहुत लोगों को रोजगार मिला, आपकी संस्कृति, आपकी हुनर, आपकी कला को बढ़ावा मिला है। वहीं रायपुर में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम को कैबिनेट की बैठक होगी, मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में 9 अक्टूबर को लग सकती है आचार संहिता। कैबिनेट में जाति जनगणना का बड़ा फैसला हो सकता है। जाति जनगणना पर जिस तरीके से कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में है, केंद्र से भी मांग कर रही है कांग्रेस की जाति जनगणना होनी चाहिए, तो अब संभावनाएं जताई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जाति जनगणना पर बड़ा फैसला हो सकता है। और भी कई ऐसे फैसले होंगे जिस पर मंजूरी दी जाएगी। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है चुनाव के लिहाज से, इसलिए बेहद खास है ये कैबिनेट की बैठक आज की, जो कि शाम को होनी है। भूपेश बघेल कैबिनेट की आज बैठक कई मायनों में बेहद खास। तो क्यों खास है ये बैठक, वो हम समझेंगे, जानेंगे, और जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, बहुत जल्द आचार संहिता लग सकती है, ऐसी खबरें हैं, चुनाव आने वाले हैं, और जाति जनगणना का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस उठा रही है, उस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक बेहद अहम। ममता। बिल्कुल, देखिए, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। आज पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कांकेर आई हुई थी और उन्होंने वहां पर सभा ली और सभा में उन्होंने घोषणा की कि यदि कांग्रेस की दोबारा सरकार आती है तो जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना को लेकर जब से बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं जाति जनगणना के, उसके बाद में देश भर में सियासत जारी है और इसके साथ ही इस बात को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही थी कि कौन कौन से राज्य जाति जनगणना कराएंगे। अब प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की अगर दोबारा सरकार आती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने खड़े होकर इस बात का स्वागत किया। अगर जाति जनगणना को लेकर बात करते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि हेड काउंट जो है वो सरकार ने कराया है और हालांकि उस सरकार ने अपने काम से कराया, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत गरमाई हुई थी और कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि गरीबी रेखा में होने के बाद भी, एलिजिबल होने के बाद भी उनको मकान नहीं मिले थे। उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से जनगणना कराई थी और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हेड काउंट कराया गया और उसके बाद में सारी चीजें एक तरह से सारे आंकड़े जो है वो सरकार के पास है। अभी शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में खासतौर पे इस बात पे चर्चा होगी, चूंकि प्रियंका गांधी ने घोषणा भी की है और लगातार कांग्रेस सरकार ये कहती रही है कि केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है। जनगणना कराने के बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन जो है वो बीपीएल में है, कौन उससे ऊपर उठ चुका है, क्योंकि कोरोना के बाद लगातार स्थितियां जो है वो बदली है। किसी का बिजनेस बेहद खराब हो गया है तो कोई अपने बिजनेस के जरिए जो है थोड़ा सा एक तरह से कहे कि वो बीपीएल से ऊपर हो गया है, तो वाकई जो एलिजिबल है उनको योजनाओं का लाभ मिल पाए इसके लिए। तो अब देखना यह है कि कैबिनेट की बैठक में किस तरह की चर्चा होती है, लेकिन ये जरूर है कि जाति जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इसमें कोई अगर हम बात करें तो कोई निर्णय भी लिए जा सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और इस लिहाज से चूंकि आचार संहिता लगने वाली है और कई और महत्वपूर्ण मसले हैं, कुछ और जो है वो निर्णय लिए जा सकते हैं और चूंकि 9 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, सरकार के पास भी काफी कम टाइम है, तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है। बिल्कुल ममता, अब इस बैठक में कहीं ना कहीं जाति जनगणना एक बेहद अहम मुद्दा रहने वाला है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है विधानसभा चुनाव में तो जाति जनगणना वो कराएंगे मध्य प्रदेश में। तो इस लिहाज से जाति जनगणना का मुद्दा बेहद अहम रहने वाला है, इसलिए इस कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होनी ही होनी है, कुछ ना कुछ फैसला होगा ही।
जाहिर तौर पर देखिए आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक शुरू होने वाली है, 6 बजे बैठक होगी और सभी लोग रहेंगे कैबिनेट में, इसके जितने हैं कैबिनेट, सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। दूसरी बात ये बैठक और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी, और इसके पहले अगर हम बात करें तो जब बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए जाति जनगणना को लेकर तो कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है। इसको लेकर ये भी कहा गया है, मुख्यमंत्री कई बार कहते रहे हैं कि हेड काउंट कराया गया है, और अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से भी लोग कहते रहे हैं कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी एक तरह का नारा जो है वो लोग अब लोगों के जुबान पर है कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्रियंका गांधी ने जब घोषणा की तो उसके बाद जो पूरा बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आज शाम को जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका ममता, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। रायपुर में पीएससी घोटाले को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव किया। एबीवीपी के हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई है एबीवीपी कार्यकर्ताओं की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा भी था। तो पीएससी घोटाले को लेकर एबीवीपी अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से झड़प हुई है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोकने की कोशिश की और जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा क्योंकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो काफी आक्रोशित यहां पर नजर आ रहे थे। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी हो या एबीवीपी हो, छात्र संगठन वो लगातार राज्य सरकार को घेर रहा है। किस तरीके से एबीवीपी संगठन आक्रामक है वो तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं छात्र संगठन का। 2 साल में नक्सली घटनाओं का सफाया होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है। नक्सली समस्याओं पर बोलते हुए अमित शाह ने बड़ी बात कही। देश से नक्सली गतिविधियों का सफाया होगा 2 साल में। 2 साल में नक्सली गतिविधियों का खात्मा किया जाएगा। 2022 में सबसे कम हुई है नक्सली घटनाएं, ये बात भी कही। इस बात की जानकारी भी दी है। नक्सल प्रभावित राज्यों से जुड़ी बैठक में बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बड़ा बयान अमित शाह का कि 2 साल में नक्सली घटनाओं का सफाया कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान है। नक्सली समस्याओं को लेकर बोले हैं वो। देश से नक्सली गतिविधियों का सफाया होगा, 2 साल के अंदर नक्सली गतिविधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और इस बात की जानकारी भी दी कि 2022 में सबसे कम हुई हैं नक्सली घटनाएं। नक्सल प्रभावित राज्यों से जुड़ी बैठक में बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में यह बैठक हुई थी और इस बैठक में नक्सल समस्या से जुड़ी बातों पर चर्चा हुई। बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय नक्सलवाद। गृह मंत्री ने साफ कर दिया, अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 2 साल में नक्सली घटनाओं का सफाया कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी भी दी कि 2 साल में 2022 में सबसे कम हुई हैं नक्सली घटनाएं और 2 साल में नक्सली गतिविधियों का खात्मा होगा। ये भरोसा भी दिया है और डंके की चोट पर यह बात भी कही। नक्सल प्रभावित राज्यों से जुड़ी बैठक में बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी बात कही है, 2 साल में नक्सलियों का खात्मा कर देंगे। 2 साल के अंदर नक्सली घटनाओं का खात्मा कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे सिंगरौली की बड़ी उड़ान की। हवाई पट्टी पर हुआ ट्रायल रन। पहली बार सिंगरौली हवाई पट्टी पर उतारा गया 8 सीटर प्लेन। भोपाल से चलकर सिंगरौली पहुंचा था यह विमान। कई महीनों से मुख्यमंत्री कर रहे थे हवाई पट्टी निर्माण की मॉनिटरिंग। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं।
पहली बार 8 सीटर प्लेन का ट्रायल हुआ। सिंगरौली की बड़ी उड़ान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हवाई पट्टी पर ट्रायल रन हुआ है। पहली बार सिंगरौली हवाई पट्टी पर उतरा 8 सीटर प्लेन। भोपाल से चलकर सिंगरौली पहुंचा हुआ था। कई महीनों से मुख्यमंत्री हवाई पट्टी निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।